Good morning, friends. Good morning, sir. 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 So, today we'll be studying the shifting of tax in perfect competition. The last question on that day was about the formula. So, I'll start with the formula. मेरे से पिछली दफे पूछा गया था कि शिफ्टिंग में बर्डन का फॉर्मूला क्या है. मैंने बताया था इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बटे डिमांड. मैं पहले उस फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन वी मूव अहेड. एक नोटिस भी दे देता हूँ. अभी लड़के पूरे नहीं आए हैं तो शायद 1-2 मिनट में आ जाएं. आई गिव वन नोटिस. कल प्रशांत जी ने शायद क्लास ले लिया था, तो हाँ ठीक अगेन आई विल डू इट अगेन. जब कल क्लास प्रशांत जी ने लिया था तो वो जो कल फ्राइडे का क्लास है वो नहीं, राइट? तो कल आप लोगों का क्लास नहीं होगा. मे बी कि मैं परसों सैटरडे के दिन क्लास ले लूं, क्योंकि कल प्रशांत जी क्लास नहीं ले पा रहे हैं. तो आई मे टेक इट ऑन सैटरडे इफ यू परमिट. मैं पूछ लूंगा, और मे बी कि हमारा जो टाइम होगा वो 10 से 11 होगा, ताकि मैं कुछ आगे चल सकूं. देन आई कैन मूव अ बिट अहेड. तो पहले एक लड़की ने एक सवाल पूछ लिया है, इम्पैक्ट और इंसिडेंस का अंतर क्या है. हम लोगों ने पिछले पे भी पढ़ा था. दिस टाइम अगेन आई स्टार्ट. लेकिन क्योंकि मुझे हमेशा डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं और कुछ लिखना पड़ता है, तो आई विल शेयर माय स्क्रीन, क्योंकि उसके बिना मैं पढ़ा नहीं पाता. मुझे बना टाइम ना ब्लैक बोर्ड. आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू फर्स्ट, एंड देन आई विल डिस्कस बोथ द थिंग्स. मैं फॉर्मूला भी डिस्कस कर दूंगा और वो भी डिस्कस कर दूंगा, राइट? तो now I present, right? You will be able to understand what I am saying. ठीक है स्नेहा बिटिया, आई डू दैट ऑल्सो. आप क्वेश्चन बीच बीच में पूछती रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई डू इट. स्क्रीन आ गई? हाँ सर. ठीक. तो पहले हमारी बिटिया सवाल पूछ रही है कि फिर से इन सवालों को बता दें. इंसिडेंस और इम्पैक्ट. ये सब दिखा रहा मैंने. पॉइंट ऑफ टच, पॉइंट ऑफ एक्चुअल बर्डन. कराघात, करापात, स्पर्श का बिंदु,
भार का विवरण। देखिए बड़ा क्लियर है, सरकार को जब भी टैक्स लेना होगा तो सरकार को कोई ना कोई एक पॉइंट बनाना पड़ेगा, कोई एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, उत्तरदायित्व फिक्स करना पड़ेगा कि टैक्स मैं आपसे लूंगा। सरकार जो टैक्स लेगी वो किसी पॉइंट पर किसी एक व्यक्ति से ले लेगी। तो जिस पर टैक्स लगेगा उसको टैक्स तो देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, टैक्स लग सकता है बोरोलीन कंपनी के मालिक पर, तो टैक्स तो यही देगा, ही विल हैव टू पे द टैक्स। अगर लगेगा हमारे ऊपर, मनमोहन पर, तो टैक्स तो मनमोहन देंगे, चाहे जैसे भी दें। तो जिस पर टैक्स सरकार लगाती है, इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ टच, कराघात, यहां से कर आ रहा है इकोनॉमी में, तो ये है इकोनॉमी। इस इकोनॉमी में सरकार ने टैक्स लगाया अपनी इनकम के लिए, तो पहले इकोनॉमी के किसी भी व्यक्ति को टच करेगा जरूर। तो कराघात माने पर्सन रिस्पॉन्सिबल, वह व्यक्ति जो उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट टू द गवर्नमेंट, मेकिंग पेमेंट टू द गवर्नमेंट। वह व्यक्ति जो सरकार को कर चुकाने के लिए उत्तरदायी है, जिसकी जिम्मेदारी बनती है कराघात, यानी इसी को टैक्स देना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि एक बार इसने टैक्स दे दिया, तो जब टैक्स दे दिया तो इसकी मॉनेटरी इनकम कम हो गई, या हम मान लें कि फिलहाल तो इसकी रियल इनकम भी कम हो गई। अपने इस इनकम को क्या ये किसी और से पा सकता है? कैन ही गेट दिस मनी फ्रॉम समवन एल्स? यानी सरकार को इस आदमी से मतलब नहीं, सरकार को तो इस आदमी से मतलब है जो टैक्स देगा, और उसको हमने कहा पॉइंट ऑफ टच, कराघात, स्पर्श बिंदु करके इकोनॉमी में एंटर करने का पॉइंट। सवाल है कि क्या ये आदमी किसी और पर से ये पैसा वसूल सकता है? कैन ही चेंज दिस बर्डन ऑन टू समवन एल्स? जो भार इस पर पड़ रहा है या किसी और पर डाल सकता है? अगर इसने किसी और पर कर का भार डाल दिया तो हमने क्या कहा, कर का हो गया विवर्तन, कर का नहीं हुआ विवर्तन, हो गया कर भार का विवर्तन। कर भार माने टैक्स बर्डन, बर्डन माने जिसको यह रियल इनकम परमानेंटली कम हो जाए, यानी जो किसी और पर न टाल जाए। तो जिसकी रियल इनकम परमानेंटली कम हो जाएगी, यानी जो वास्तव में कार का बोझ वहन करेगा, टैक्स का बर्डन वहन करेगा, वो कैसे? अगर इसी आदमी पर कराघात है, ये नहीं टाल पा रहा है, तो फिर इसकी रियल इनकम हमेशा के लिए कम हो जाएगी। लागत, परिवहन लागत प्लस टैक्स का वास्तविक भुगतान किया। तो ये जो टैक्स है इसका भार किस पर पड़ा? उस आदमी पर जिसने फाइनली ये पंखा अपने घर में लगाया, जिसने इस पंखे को दोबारा किसी को नहीं बेचा।
अल्टीमेट यूजर के ऊपर भार पड़ा। तो इस पर पड़ा इम्पैक्ट माने इस पर कर की आपदा, आपात, जो भी समझिए भार इस पर पड़ा। तो जिस पर करापात है, कर की आपत्ति है, कर की विपदा है, वो रेस्टिंग पॉइंट ऑफ टैक्स हो गया। अब ये टैक्स यहां पर रेस्ट कर रहा है, अब ये टैक्स इसके आगे कहीं पर नहीं जा रहा है। तो जहां रेस्टिंग पॉइंट आ गया उसको हमने कहा करापात, और जहां शुरू हुआ, प्रारंभिक बिंदु हुआ, उसे हमने कहा कराघात। इन दोनों के बीच की क्रिया को हमने कहा शिफ्टिंग ऑफ टैक्स, यानी कर विवर्तन की क्रिया। जो कर विवर्तन की क्रिया है उसमें क्या होता है, इंसिडेंस से इंपैक्ट यानी पॉइंट ऑफ टच से एक्चुअल बर्डन तक का बोझ का ट्रांसफर होता है। तो इंपैक्ट अलग चीज है, जहां पर कर रेस्ट कर जाता है, माने जिसके आगे वो कर इकोनॉमी में ट्रांसफर नहीं होता, और जिस बिंदु तक ट्रांसफर होता है उस बिंदु तक हम उसे कहते हैं इंसिडेंस। मैंने उस दिन भी बताया कि जरूरी नहीं कि कर का पूरा भार बदले, कर का आंशिक भार बदल सकता है, कर का शून्य भार बदल सकता है, कर का पूरा भार बदल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सो मेनी अदर फैक्टर्स। उन्हीं पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो पहले तो क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हाट डू वी मीन बाय दीज वर्ड्स। वर्ड्स बिल्कुल क्लियर हैं, इसी के आधार पर लोग डेफिनेशन दे देते हैं जो कि गलत है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये लोग अक्सर परिभाषा दे देते हैं कि जिनका इंपैक्ट और इंसिडेंस एक आदमी पर हो वो डायरेक्ट, और जिसका इंसिडेंस किसी और पे हो और इंपैक्ट किसी और पे हो उसको हम लोग कह देते हैं इनडायरेक्ट। लेकिन ये डेफिनेशन गलत है। जिस कर के भार को टाला जा सकता है, जाए या नहीं जाए से कोई इंपॉर्टेंस नहीं। एनी टैक्स विच कैन बी शिफ्टेड टू समवन एल्स which has the possibility of shifting, जिसमें कर के विवर्तन की संभावना भी हो, वो सब इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जिसमें इंपैक्ट इंसिडेंस किस पर पड़ता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो शिफ्टेबल हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी शिफ्ट करने की है। और शिफ्ट कहां हो सकता है, केवल और केवल मार्केट में शिफ्ट हो सकता है। तो जो मार्केट यानी हमने क्या कहा था, गुड्स और सर्विसेज के टैक्स को हमने कहा इनडायरेक्ट, क्योंकि ये मार्केट में बेची और खरीदी जाती हैं। तो इनके ऊपर पड़ने वाले टैक्स को हमने कहा इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट टैक्स को हमने कहा इनकम और प्रॉपर्टी पर पड़ने वाले टैक्स को हमने कहा दे आर डायरेक्ट। अब आप कहेंगे प्रॉपर्टी भी बेची जाती है, परफेक्टली ऑल राइट, प्रॉपर्टी बेची जाती है और प्रॉपर्टी का टैक्स भी शिफ्टेबल होता है। जैसे आजकल जो फ्लैट बनते हैं, तो जो फ्लैट बनाते हैं तो मालिक मकान जो बना रहा होता है, बिल्डर जो होता है, उसको टैक्स देना पड़ता है, और जो खरीदता है उसको वास्तव में टैक्स देना पड़ता है। तो वो प्रॉपर्टी पर भी एक तरीके से टैक्स हो गया। लेकिन वन से प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू यू, जब एक संपत्ति आपकी हो गई, उस पर जब आपकी कोई टैक्स लगेगा तो अल्टीमेट जिस आदमी पर टैक्स लगेगा वो हमने कहा कि इंपैक्ट और इंसिडेंस से कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट टैक्स वो है जिसमें कर के विवर्तन की संभावना ही न हो, और इनडायरेक्ट टैक्स वो है जिसमें सरकार चाहती ही ये है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट की सीधी परिभाषा क्या है, गवर्नमेंट उसी आदमी से टैक्स वसूल ले जिसमें रिलेशनशिप डायरेक्ट है पर्सन और गवर्नमेंट के बीच, तो वो डायरेक्ट टैक्स हो गया। और जिसमें गवर्नमेंट और पर्सन के बीच कोई एक और आदमी आ गया, मिडिल मैन आ गया, मध्यस्थ आ गया, वो इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसको बड़ा क्लियरली पहले समझ लीजिए, तब हम लोग शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं। सर कुछ ऐसे रूल्स हैं सर जिसमें करापात को सर इंसिडेंस बोला जा रहा है और कराघात को सर इम्पैक्ट बोला जा रहा है। सर आप यहाँ पे सर इम्पैक्ट को करापात लिखे हैं और सर इंसिडेंस को कराघात लिखे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं हिंदी की डेफिनेशन के बारे में बता रहा हूं। ये बात हो सकती है कि किसी लोगों ने करापात को इंसिडेंस लिखा हो और कराघात को इम्पैक्ट। ये बात इसलिए सही हो सकती है क्योंकि मेहता साहब ने इसी रूप में परिभाषित किया था, इसलिए सारे लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। मैं मानने को तैयार हूं, आपकी बात से मैं सहमत हूं, और कायदे से यही शब्द होना चाहिए।
इम्पैक्ट का क्या मतलब होता है? इम्पैक्ट का मतलब यही होता है आघात करना। पता नहीं क्यों किसी किताब में ऐसा लिखा था, मैंने इसलिए इसका ट्रांसलेशन ऐसा कर दिया। मैं फिर से इस गलती को खुद स्वीकार करता हूं। मेरे हिसाब से भी इम्पैक्ट का मतलब कराघात होना चाहिए और इंसिडेंस का मतलब कराघात होना चाहिए। इंसिडेंस माने रेस्टिंग पॉइंट होना चाहिए और इम्पैक्ट माने जहां स्पर्श। इसका मतलब अंग्रेजी में यही होता है। मैंने पता नहीं किसी हिंदी की किताब में उल्टा देख लिया, इसलिए मैं इसे ऐसा बता सकता हूं। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। आई डू एग्री विद यू, मैं पूरी तरह से करता हूं, क्योंकि इम्पैक्ट शब्द का अंग्रेजी में डिक्शनरी में जो मीनिंग है वो वही है जो आप कह रहे हैं। मैं भी इस बात को मानता हूं। मैं इम्पैक्ट को ही कराघात मानता हूं, लेकिन मैंने जिस किताब को कल हिंदी और अंग्रेजी में ट्रांसलेशन देखा, कल नहीं, एक हफ्ते पहले देखा था, उसमें ये गलत लिखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि हो सकता है भाई हिंदी के शब्दों में मैं कंफ्यूज हो गया हूं, तो मैंने इन शब्दों का इस्तेमाल कर लिया। प्लीज एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लें, मैंने हिंदी में बतलाया है कराघात माने कर का आघात, कर का स्पर्श बिंदु। करापात माने कर की आपदा, माने कर का रेस्टिंग पॉइंट। अंग्रेजी में मेरे हिसाब से कराघात शब्द का मतलब होना चाहिए इम्पैक्ट। मैं बिल्कुल साफ साफ जितनी अंग्रेजी जानता हूं उस हिसाब से इम्पैक्ट का मतलब होना चाहिए कराघात और इंसिडेंस का मतलब होना चाहिए करापात। कृपा करके अपनी हिंदी अंग्रेजी की किताबें चेक कर लीजिए। जिस किताब में मेरे को जो लग रहा मैंने बता दिया, इम्पैक्ट माने होना चाहिए कराघात और इंसिडेंस माने होना चाहिए करापात। ये शब्दों का शाब्दिक अर्थ है, लेकिन मुझे लगा कि पता नहीं भाई कोई इसमें हिंदी वालों ने कुछ अलग ढंग से शब्दों का इस्तेमाल कर दिया है, अंग्रेजी वालों ने किसी और ढंग से इस्तेमाल कर दिया है। तो इसलिए मेरी गलती को मैं स्वीकार करता हूं। मैं मानना चाहता हूं कि मेहता साहब ने जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। मुश्किल क्या है कि मैं अंग्रेजी की किताबों को पढ़ता हूं, उससे फिर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं, तो दिक्कतें मेरे सामने आती हैं। एंड आई एग्री, मैं कई बार कहता हूं कि शब्दों को कृपा करके चेक जरूर कर लें। और अगर मैंने कोई गलती की है तो जैसे आपने पॉइंट आउट किया, सब लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं कि सर अंग्रेजी हिंदी में आप दोनों में पढ़ा रहे हैं, तो कृपा करके शब्दों का चयन ठीक करें। आई डू एग्री। इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट का मतलब ही यही होता है, जैसे हम किसी पत्थर को फेंकें तो जमीन के जिस बिंदु पर वो पड़ेगा वहां इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट माने टच करेगा, तो टच, पॉइंट ऑफ टच इम्पैक्ट होता है, पॉइंट ऑफ एक्चुअल बर्डन इंसिडेंस होता है। तो अगर मैंने अपनी भाषा में इसका उल्टा अर्थ हिंदी में बता दिया हो या अंग्रेजी में बता दिया हो तो यू कैन ऑलवेज चेंज। लेकिन हिंदी में कराघात माने होना चाहिए स्पर्श, आघात, आपात, विपदा। ये मैंने जिस किताब से पढ़ा वहां से मैं ले रहा हूं। विपदा माने आपत्ति या विपदा, आघात माने स्पर्श। इज इट राइट? अगर कोई किसी के कंफ्यूजन हो तो अभी हम लोग दूर कर सकते हैं। ठीक है? ओके सर। कैन वी मूव अहेड? हम लोग आगे चल सकते हैं शिफ्टिंग में। जी सर। ओके, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा अपनी किताबों में। मैं बार बार कहता हूं कि मेरे को भी कई बार हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में मिलाकर दिक्कत हो जाती है, बट आई स्टिल बिलीव कि आप सही कह रहे हैं। इम्पैक्ट माने कराघात और इंसिडेंस माने करापात। अब हम लोग शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, तो जब शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने कल भी इस बात को डिस्कस किया था। आज फिर बताता हूं कि जो टैक्स शिफ्टिंग होती है उसमें कई चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले होती है सप्लाई और डिमांड इलास्टिसिटीज। ये क्लासिकल है इसलिए दिक्कत करता है। अगर मॉडर्न वाला पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन अब क्या करूं आपके कोर्स में जो है। अब मैं इसका फॉर्मूला आपके सामने फिर बना दे रहा हूं। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को आप डायग्राम से देख लीजिए। हम लोगों ने कहा कि ये सप्लाई कर्व है और ये डिमांड कर्व है। इसको पॉइंट जो मैं लिखता जाऊं केवल वही लिखिए। ये हो गया P0 और ये हो गया X0। अब हमने लगा दिया, ध्यान से देखिए, टैक्स, जो कि कौन सा लगाया है, मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने पर यूनिट टैक्स लगाया है। तो इसके ऊपर लिख दिया सप्लाई प्लस टैक्स। तो नया प्राइस जो हो गया, याद रखिए वो क्या हो गया, P1 हो गया। और अब क्वांटिटी प्राइस बढ़ने से कुछ घट गई तो ये हो गई X1। इस पॉइंट का नाम हमने रखा था Z, इसका नाम रखा R और इस बिंदु का नाम रख रहे हैं Q।
और एक और लाइन खींच दे रहे हैं, क्यों खींच दे रहे हैं हम लोग देखेंगे। तो फॉर्मूला क्या है मैं फिर से बता दे रहा हूं, एक बीच में ये जो पॉइंट है इसका नाम और लिख लीजिए m। तो हम लोगों ने पूरा डायग्राम आप हमारे साथ बना लीजिए, देख लिया है आपने। तो हमारे हिसाब से जो शिफ्टिंग होती है वो क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बटे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है, ध्यान से देखिए, चेंज इन सप्लाई बटे ओरिजिनल सप्लाई बटे चेंज इन प्राइस बटे ओरिजिनल प्राइस। ध्यान से देखिए ये क्या हो गई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। पूर्ति की लोच कैसे नापते हैं, सप्लाई में होने वाला परिवर्तन, इसको आप लिख सकते हैं न्यू सप्लाई माइनस ओल्ड सप्लाई, जो भी लिखना चाहें, और चेंज इन प्राइस माने कीमतों में होने वाला परिवर्तन बटे ओरिजिनल कीमत। अब इसके नीचे क्या लिख रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहां पर क्या लिखेंगे, चेंज इन डिमांड यानी कितना परिवर्तन हुआ है मांग में, बटे ओरिजिनल डिमांड बटे चेंज इन प्राइस बटे ओल्ड प्राइस। अब वैसे तो बड़ा आराम से हम लोग कुछ चीजें काट सकते हैं, लेकिन जरा ध्यान से देखिए क्या क्या आया। चेंज इन सप्लाई बराबर कितना आया, देखिए लिखिए x0 x1। ये देखिए चेंज कितनी हुई, पहले सप्लाई कितनी थी x0 बटे x1, ठीक है ना। तो चेंज इन सप्लाई कितनी हुई, पहले x0 थी अब x1 हो गई, तो टोटल चेंज कितनी हो गई x0 x1 बटे ओरिजिनल सप्लाई कितनी थी, ध्यान से देखिए x0। ठीक हो गया, नो प्रॉब्लम। अब आ जाइए चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन प्राइस कितना है प्रोड्यूसर के लिए, पहले उसको मिलता था P0, अब उसे मिल रहा है P2, क्योंकि उसे तो कम मिल रहा है, उसे तो यही प्राइस मिल रहा है, बाकी तो सरकार को टैक्स दे रहा है। तो जो चेंज इन प्राइस हो गया वो क्या हो गया, ध्यान से देखिए, P0 P2, और ओरिजिनल प्राइस क्या था OP0। अब इसके नीचे लिख लेते हैं चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड कितना है x1 x0, और ओरिजिनल डिमांड कितनी थी x0। अब जहां पर प्राइस देखिए कितना हुआ, कंज्यूमर के लिए हुआ P0 P1, तो इसके लिए हुआ P0 P1, और ओरिजिनल प्राइस का हुआ OP0, ठीक है ना। अब अगर आप चाहें तो, क्योंकि जब इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हिस्सा पूरा कट गया, देख लीजिए दोनों के दोनों क्या है x0 x1 बटे x0 x0 बटे ना, ये दोनों के दोनों कट गए, ये ऊपर की साइड में ये नीचे की साइड में पूरा कट गया। और ये देखिए OP0 भी कट गया। तो बचा क्या, P0 P2 बटे P0 P1। P0 P2 क्या है, ध्यान से देखिए, यह है MQ माने जो प्राइस किस पर पड़ा, सप्लायर पर पड़ा। और P0 P1 क्या है, यह है MR माने ये वाला हिस्सा। तो जितनी कीमत बढ़ी वो हिस्सा किसको देना पड़ रहा है, उपभोक्ता को देना पड़ रहा है, और जितना कीमत कम मिल रही है वो किसको देना पड़ रहा है, उत्पादक को देना पड़ रहा है। ये हो गया आपका फॉर्मूला, इलास्टिसिटी बटे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कोई प्रॉब्लम इस फॉर्मूले में, ये हम पार्ट 1 में पढ़ा चुके हैं, फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, क्योंकि उस दिन वो लोग बड़े परेशान थे कि फॉर्मूला कहां से आया, तो मैंने पूरा डायग्राम बना के फॉर्मूला बना दिया। एनी प्रॉब्लम, बड़े आराम से पूछ रहा हूं ताकि मैं आगे चल सकूं। एनी प्रॉब्लम, किसी को समस्या हो पूछ ले, कोई चिंता ना करे। सर एक बार फिर से बता दीजिए फॉर्मूला। ठीक सर। ठीक है, क्या बोली लड़की बिटिया रानी, जो बनाया आपने दिख ही नहीं रहा। मेरी अगर यही नहीं दिख रही तो कैसे काम चलेगा बिटिया रानी।
ये तो सबको दिख रही है बेटा। ये हम स्क्रीन में अगर हम मान लो डायग्राम वगैरह अगर हम बोर्ड पर नहीं बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? मैं तो बिना बोर्ड के आगे ही नहीं चल पाऊंगा। तो स्क्रीन तो देख ही सकती हैं। सबसे नीचे जाइए, हमारी आईडी पे पिन करिए और आपको स्क्रीन दिखने लगेगी। बस दिखा, वेरी गुड वेरी गुड। अब इन्होंने कहा फॉर्मूला फिर से बता दीजिए। चलिए, क्या आपको मांग की लोच नापना आता है कि नहीं आता? प्रीवियस में क्या बताया जाता था? प्रीवियस में चलिए बताइए। बताया जाता था चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड को कैसे नापते थे? बटे ओरिजिनल डिमांड बटे चेंज इन प्राइस बटे ओल्ड प्राइस। अब ये बताया जाता था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला। मांग की लोच नापी कैसे जाती है? चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड क्या हुई? ध्यान देखिए, पहले डिमांड कितनी थी? x0 थी, अब कितनी हो गई? x1 हो गई। तो चेंज डिमांड यहां से यहीं तक की तो है, x0 x1, यही तो मैंने लिखा है भैया। ये x0 x1 लिखा है कि नहीं लिखा? समझ में आ रहा है? पुरानी डिमांड क्या है? x0। ध्यान से देखिए, यही लिखा है x0। चेंज इन डिमांड x0 x1, चेंज इन सप्लाई भी x0। पहले सप्लाई कितनी देती थी, अब सप्लाई इतनी हो गई। तो ये जो चेंज इन डिमांड और चेंज इन सप्लाई है, ये तो दोनों के लिए बराबर है ना। ध्यान से देखिए, चेंज इन सप्लाई कितनी हुई? x0 से x1। चेंज इन डिमांड कितनी हुई? x0 से x1। ओरिजिनल सप्लाई या डिमांड कितनी थी? x0। ये ऊपर है, ये नीचे, इसको काट दिया, इसमें क्या फर्क पड़ा? अब आ जाइए चेंज इन प्राइसेस। प्राइसेस में फर्क है। उपभोक्ता के लिए प्राइस हो गया P0 से P1, दाम बढ़ गया, टैक्स लगने से दाम बढ़ गया। लेकिन ये दाम दे रहा है उपभोक्ता, लेकिन टैक्स कितना है? पूरा PQ के बराबर टैक्स है। तो ये PQ के बराबर जो टैक्स है, इसमें से उपभोक्ता कितना दे रहा है? RM दे रहा है। तो बाकी कौन दे रहा है? ये देखिए ना, लाइन खींची हुई, ये यहाँ से ये प्राइस कौन मिल रहा है? उत्पादक को। तो उत्पादक को मिल रहा है P2, उपभोक्ता दे रहा है P1। ये के पास चला गया, सरकार के पास चला गया भाई। अगर ये सरकार के पास चला गया तो इसमें से कितना उपभोक्ता ने दिया? जितना दाम ओरिजिनल से बढ़ा। और उत्पादक की जेब से कितना गया? जितना उसको एक्चुअल में मिल रहा है पुराने दाम की तुलना में। तो M से लेकर के R तक का हिस्सा उपभोक्ता का, और M से लेकर के Q तक का हिस्सा इसका हो गया नेचुरली उत्पादक का। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में MQ किसके पास गया? MQ माने नीचे वाला हिस्सा, ये गया किसके पास? उत्पादक के पास। और ये किसके पास गया? उपभोक्ता के पास। इसलिए फॉर्मूला हो गया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बटे इलास्टिसिटी ऑफ। अब समझ में आया कि एक बार और? इसको नहीं आ रहा फिर पूछो, घबराते क्यों यार? परसों ज्यादा देर घबराते। पर यूनिटी क्यों लगाया जाता है ये? हाँ, पर यूनिट क्यों लगाया जाता है? अगर मान लीजिए पर यूनिट ना लगाते तो क्या लगाते? वैसे तो पर यूनिट ही लगता है। लंप सम लगाते तो सप्लाई रेखा कैसे बनती? ऐसे बनती। लंप सम माने एक बार में लगा देते टैक्स। यही तो फर्क पड़ता। और क्या फर्क पड़ने वाला था? लंप सम टैक्स कभी देखा है तुमने? लगता है, मैंने बताया था किस पर लगता है। ट्रक पर लगता है लंप सम टैक्स। क्यों लगता है? क्योंकि हमें ये पता नहीं कि कोई ट्रक 5000 किलोमीटर चलेगा कि 22000 किलोमीटर चलेगा कि 2000 किलोमीटर चलेगा, का खड़ा रहेगा। हमें तो टैक्स लेना है। तो लंप सम टैक्स बहुत कम चीजों पर लगता है। कभी भी आप कोई सामान खरीदने जाइए, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, कॉपी, पेंसिल, पेन, कमीज, गेहूं, चावल, तो जो टैक्स लगेगा प्रति इकाई लगेगा ना। लंप सम कैसे लग जाएगा? लंप सम लगेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लंप सम लगा दिया गेहूं पर 100 रुपया टैक्स, तो जिसने 1 किलो खरीदा वो 100 रुपया टैक्स देगा, जिसने 100 किलो खरीदा वो 1 रुपया टैक्स देगा। ऐसे थोड़ी होता है। तो लंप सम टैक्स होता ही नहीं, इसलिए पर यूनिट टैक्स लगेगा। सर लमसम की चर्चा एक बार कर दीजिए। बेटा लंप को मैं दूसरा डायग्राम ही बना देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे क्या फर्क पड़ता है? जितना टाइम तुम इसमें
आगे के कोर्स में उतना ही टाइम है, चलो कोई बात नहीं। लंप सम माने एक मुश्त कर, ठीक है। तो ये है हमारी सप्लाई की रेखा जो भाड़े पर लगती थी, मान लीजिए ट्रक के भाड़े पर लगती थी। लगेगा तो क्या लगेगा, एक साथ पूरा टैक्स लग जाएगा, यहां से यहां तक इतना टैक्स लग जाएगा। और आगे तक ले चलते हैं, यहां से लेकर के यहां तक लग जाएगा। माने हमने क्या किया कि पूरे टैक्स पर एक साथ 5,000 रुपया टैक्स लगा, ठीक है ना। तो अब अगर 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर क्यों 100 कर दें, 100 किलोमीटर चला तो कितना देना पड़ेगा, 5,000। 200 किलोमीटर चला तो कितना देना पड़ेगा, फिर 5,000। 400 किलोमीटर चला तो भी कितना देना पड़ेगा, 5,000। तो अगर जितनी ज्यादा देर चलते जाएंगे उतना टैक्स का दर धीरे धीरे कम होता जाएगा ना भाई, छुएगा नहीं। बस लमसम माने एक बार में ले लिया, 100 इकाई चलाओ तो भी इतना टैक्स, 200 इकाई चलाओ तो भी इतना टैक्स, 3 इकाई चला, एक मुश्त एक बार में लंप सम। लमसम टैक्स प्रायः छोटी पान की दुकानों पर, इन चीजों पर लगता है जहां पर नापना मुश्किल है। कितना एक दिन में पान बिका, कैसे नापे, तो पान की दुकान पर उन्होंने कहा आप 2,000 रुपया टैक्स दे दीजिए, ट्रक पर उन्होंने कहा आप 5,000 रुपया प्रति वर्ष टैक्स दे दीजिए। अरे आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो आप रोड टैक्स देते हैं कि नहीं देते, एक बार में ले लिया 15 साल के लिए, जाओ, लेते हैं कि नहीं लेते, उसे क्या कहेंगे, लंप सम टैक्स। जितना चलाओगे भार कम होता जाएगा, ठीक है। अब अगर हम यहां पर फिर वही बात नाप लें तो कोई हर्ज नहीं है, ध्यान से देखिए कितना आया, तो उत्पादक पर कितना पड़ा, नेचुरली सरकार का क्या नुकसान हुआ, जो लोग बहुत ज्यादा चलाएंगे उनको से सरकार कम टैक्स पाएगी, जो कम चलाएंगे उनसे सरकार ज्यादा टैक्स पाएगी। जितना इधर चलते चले जाओगे, मान लो अगर ये बात यहाँ पर होती तो क्या होता, ध्यान से देखिए। अब आप देखिए ध्यान से कितना फर्क पड़ा, ये कितना पड़ा, और यहाँ पर अब थोड़ा सा टैक्स बढ़ गया। तो जितना ज्यादा चलाते जाओगे उतना आपका बोझ कम होता जाएगा। बस फर्क क्या पड़ा, लमसम माने एक बार में टैक्स लगा देना। लेकिन जितनी बिक्री कर है, जितना दुनिया में कोई और कर है, वो प्रति इकाई लगता है, कभी लमसम नहीं लगता। लमसम तो इम्तिहान में डायग्राम बनाने में भी तुमको कठिनाई आएगी, लेकिन आ सकता है तो मैंने बना के दिखा दिया तुमको। अब कोई दिक्कत नहीं सर। हो गया, सब क्लियर, आगे चले। यस सर। वेरी गुड, जी सर। बहुत बढ़िया, चलिए समझ में आ जाए सबसे बढ़िया काम हो जाएगा। अब जरा हम लोग एक चीज और पढ़ लें। हम लोगों ने ये कहा कि हम अलग अलग पहले देख रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैन बी इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैन बी ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैन बी लेस देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोबारा ही पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम पढ़ा देते हैं। तीनों डायग्राम फिर बता दे रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना इन चीजों को, जितनी बार में समझ में आ जाए। मैंने बताया ना 18 डायग्राम बना के दिखा दूंगा, अभी आपको इतने बना ही नहीं पाएंगे इंसान, 3 पेज में लिखना है अब की बार। अब देखिए इसमें क्या किया हमने, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को देखिए कितना बिल्कुल स्लोप, और लगभग ऐसा ही स्लोप हमने बना दिया डिमांड का, लगभग ऐसा ही स्लोप बना दिया, यानी एक परफेक्ट क्रॉस जैसी स्थिति बना। अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज्यादा बना दें और डिमांड की बिल्कुल इलास्टिसिटी कम कर देते, माने बहुत ज्यादा स्लोप कर दे, या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कम कर दे, ये क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिमांड, माने मांग की लोचें कैसे पता चलती है, कितना स्लोप है। अगर आप कोई भी डायग्राम में बनाकर देखिए, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब जरा टैक्स लगा के देखिए कितना फर्क पड़े, अपने आप आपको दिखाई देगा।
टैक्स है, मान लीजिए कितना है, तो किस पर ज्यादा भार पड़ रहा है और किस पर कम भार पड़ रहा है, दिखेगा ना भाई, अपने आप दिखाई देगा। बना के देखिए, अपने आप दिखाई देगा। क्यों? इसको समझिए, सप्लाई में तो लॉस है ही नहीं। जैसे हमने किसकी बात की, दूध नहीं बेचोगे तो खराब हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? कोई हम ऐसी सब्जी ले लें जो नहीं बेचोगे तो खराब हो जाएगा, तो हमें तो बेचना ही बेचना है, इसमें हमारे पास फ्लोप है ही नहीं। तो अगर कंज्यूमर नहीं खरीदेगा तो हम क्या करेंगे? तो कंज्यूमर पर भार बहुत कम पड़ता और उत्पादक पर भार बहुत ज्यादा। एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया, जैसे दूध की बात कर सकते हैं या कुछ इसी तरह की मिलती जुलती फल की बात कर सकते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं। केला है, 3 दिन 4 दिन रख लेंगे, इससे ज्यादा नहीं रख पाएंगे, खराब हो जाएगा। तो जो ड्यूरेबल कमोडिटी नहीं होगी उसमें सप्लाई की इलास्टिसिटी होगी ही नहीं, हमको तो बेचना ही बेचना है, तुरंत बेच देना है। तो अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मांग की लोच से कम है तो सारा भार किस पर पड़ेगा? ध्यान से देखिए, प्रोड्यूसर पर ज्यादा भार पड़ेगा और कंज्यूमर पर कम। क्यों? क्योंकि सप्लाई की इलास्टिसिटी है ही नहीं, बेचना ही बेचना है। और कंज्यूमर के लिए तो ये बहुत इलास्टिक है, नहीं खरीदेंगे तो जो करना होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आइए तो क्या अपने आप दिखाई देने लगेगा डायग्राम से ही जो मैं बता रहा हूँ। अब आप यहाँ पर बनाकर देखिए, इसको लाइन को ऊपर ले जाइए, अब यहाँ से लाइन खींचिए, अब देखिए कि उत्पादक पर कितना कम भार पड़ रहा है और उपभोक्ता पर कितना अधिक भार पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? सीधी सी बात है, हमको तो सामान खरीदना ही खरीदना है। मांग की लोच कैसी है? इकाई से कम। तो अगर मांग की लोच इकाई से कम है तो सारा भार तो हम पर पड़ ही जाएगा। आई विल हैव टू पे ऑल, क्योंकि हम तो खरीदेंगे ही। जीवन रक्षा दवाई है भैया, खरीदना ही खरीदना है, नमक है खरीदना ही खरीदना है, ऐसी चीजें जो बहुत आवश्यक है जीवन के लिए हमें खरीदनी है। तो उत्पादक क्यों भार वहन करेगा? सारा का सारा भार हमारे ऊपर डाल देगा, और जब सारा भार हमारे ऊपर डाल देगा तो नेचुरली सबसे ज्यादा बोझ किस पर पड़ेगा? देखिए ये कौन सा हिस्सा है, P0 से P1, कंज्यूमर पर पड़ने वाला हिस्सा ज्यादा। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो लगभग आपको दिखाई देगा कि भार जो है दोनों पर बराबर पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होने वाला है, आप अंदाज लगाने की कोशिश कीजिए कि हम लोगों ने सप्लाई पर जो टैक्स लगाने की कोशिश की कहाँ पर आ रहा है। ये लाइन, अब देखिए ऊपर और नीचे दोनों का भार लगभग बराबर आ जाएगा, लगभग बराबर आ जाएगा, यानी दोनों जने मिलकर भार बर्दाश्त कर लेंगे। तो अगर दोनों की लोचें बराबर है तो भार बढ़ जाएगा। अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज्यादा है, मांग कम है, तो सारा भार उपभोक्ता पर पड़ने की कोशिश होगी। और अगर आप चाहें कि देखें मांग की लोच बहुत है, सप्लाई कम है, तो निश्चित रूप से ज्यादा बोझ किस पर पड़ेगा? तो यहाँ पर burden will be distributed nearly half, हम ये भी नहीं करेंगे पूरा ही होगा, नियरली एक बराबर होगा, नियरली इक्वली। यहाँ पर क्या होगा? बर्डन ऑन कंज्यूमर, उपभोक्ता पर पड़ने वाला भार ज्यादा होगा और यहाँ पर उत्पादक पर पड़ने वाला भार ज्यादा होगा। आ गया डायग्राम समझ में? अरे कोई बोल दो तो फिर हमको आराम लगेगा। यस सर, और वेरी गुड, यस सर। और बढ़िया। अब हम लोग एक तीसरा डायग्राम भी बना सकते हैं। अब हाँ बोलिए सर, इनवर्स रिलेशन होता है, हैं? मतलब सर इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन तो होता ही है भाई। इनवर्स माने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से इनवर्स रिलेशन, जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा वो भार ज्यादा वहन करना चाहिए उसे। अब जरा देखिए, मैं 5 तरह की मांग वक्रें बना देता हूँ और फिर अपने आप देख लीजिए क्या होने वाला है। ये मांग वक्र हमने बना दी जिसमें लोच है बिल्कुल सीधी रेखा, हमने कर दिया डिमांड इक्वल टू 0। यहाँ हमने बना दी बहुत कम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। यहाँ हमने बना दी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। यहाँ हमने बना दी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। और यहाँ हमने बना दी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी।
यहाँ पर बनाकर देखो, हमेशा याद करके देखो, जो भी टैक्स लगाओगे लगाते चले जाओ, लगभग बराबर टैक्स लगाते चले जाओ। अब देखो किस पर ज्यादा उत्पादन। यहाँ पर चले आइए, टैक्स लगा के देखिए, आपका सामान खरीदना ही बंद कर देगा, सामान की बिक्री कम हो जाएगी, लेकिन सारा भार उत्पादक को वहन करना पड़ेगा। सिंपल इनफ, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि मांग की लोच को देख लीजिए या पूर्ति की लोच को देख लीजिए। अब हम एक मांग की लोच पर 5 पूर्तियां बना के देखें तो बहुत सारे चित्र बन जाएंगे। सिर्फ समझना क्या है, अगर मांग की लोच ज्यादा होगी तो भार उत्पादक वहन करेगा, ज्यादा होगी तो भार उपभोक्ता ज्यादा वहन करेगा। डिपेंड करेगा इलास्टिसिटीज के ऊपर। बनते डायग्राम्स। अब एक चीज और बता देता हूँ लास्ट, इतने डायग्राम के बाद एक और चीज बता दूं तब मैं आगे चलूं, तब मोनोपोली पढ़ाऊंगा। आज एक मोनोपोली का एक चित्र बनाकर छोड़। अब जरा देखिए कॉस्ट कंडीशंस, ध्यान से देखिए, हम क्या बात कर रहे हैं। इंक्रीजिंग कॉस्ट की दशाएं हो सकती हैं, उत्पादन बढ़ने से क्या हो रहा है, लागतें बढ़ रही हैं। डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशन असर पड़ रहा है उपभोक्ताओं पर। और एक वर्धमान लागत का भार बढ़ रहा है। उत्पादन बढ़ने के साथ वर्धमान लागतें हों तो सरकार को टैक्स लगाने से बचना चाहिए। अगर वर्धमान लागतें हों तो सरकार को टैक्स लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि दो प्रकार का बोझ पड़ जाएगा। सरकार को टैक्स नहीं लगाना चाहिए या लगाने से कोशिश करना चाहिए न लगाए जाए, लगाने से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए, बिल्कुल सिंपल बात बता दी। एक तो ये बढ़ रही है, ऊपर से टैक्स की मार पड़ रही है, उपभोक्ता पर डबल बोझ पड़ेगा। लेकिन और लागतें घटने से घट गया भार, तो घटती लागतों पर टैक्स जरूर लगाना चाहिए। अगर किसी वस्तु के उत्पादन की लागतें घटती जा रही है, if the cost increasing, then the taxes are easy to bear. Taxes are easy to bear. करना आसान हो जाएगा।
देखिए सामान जाएगा घट, यानी बिक्री हो जाएगी कम, X1। रट डालिए दो चीजें, जितना प्राइस बढ़ा, whatever price has increased, जितना प्राइस बढ़ा, whatever price has increased, कौन दे रहा है? हमेशा याद रखिए, दे रहा है कंज्यूमर, उपभोक्ता। बढ़ी हुई कीमतें कौन देगा? उपभोक्ता देगा। उत्पादक पर क्या असर पड़ेगा, कैसे नापेंगे? पहले बेच रहा था X0, अब बेच रहा है X1, सामान कम बेच रहा है, ये भार किस पर पड़ेगा? उत्पादक पर पड़ेगा। ये बहुत आसान है समझना। X0 से X1 ये भार किस पर पड़ेगा? उत्पादक पर, क्योंकि सामान कम बिक रहा है, अकेला ही बेचने वाला है, कोई मार्केट में तो और है ही नहीं। तो अगर ये सामान कम बेचेगा तो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो जितना उत्पादन कम होगा, that will be borne by the producer, और जितना कीमतें बढ़ेंगी, जितना कीमतें बढ़ेंगी वो वहन करेगा उपभोक्ता। तो P0 P1 कंज्यूमर का बर्डन, और X1 X0 प्रोड्यूसर का। तो अगर एकाधिकार पर टैक्स लगता है तो दो चित्र बनाने पड़ेंगे। एक लंप सम में पूरा भार एकाधिकारी वहन करेगा, उपभोक्ता पर नहीं डालेगा। लेकिन अगर प्रति इकाई कर लगेगा तो पूरा भार नहीं डालेगा, पता ही नहीं चलेगा। देकर पूरा भार डालेगा तो ज्यादा सामान बिकने लगेगा, नुकसान हो जाएगा उसका। इसलिए वो क्या करेगा? थोड़ा भार उपभोक्ताओं पर डालेगा। जैसे ही दाम बढ़ेगा, मांग निश्चित रूप से कम हो जाएगी, और मांग कम होकर X1 हो जाएगी। तो नेचुरली जितना भार पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा? उत्पादक पर पड़ेगा। दो डायग्राम बनेंगे, लमसम टैक्स का अलग और पर यूनिट टैक्स का अलग। अगर मोनोपोली में आया तो, अगर मोनोपोली नहीं आता है तो केवल और केवल ओनली परफेक्ट कंपटीशन लिखना है, और उसमें भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉस्ट में नहीं लिखना है। केवल अगर कर विवर्तन पूछ लिया जाएगा तो केवल पूर्ण प्रतियोगिता में दिखलाइए, और केवल इलास्टिसिटी लाई और इलास्टिक नहीं। मोनोपोली में पूछा जाएगा तो दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे। परफेक्ट कंपटीशन में पूछा जाएगा तो दो, और इंक्रीजिंग कॉस्ट डिक्रीजिंग कॉस्ट वैसे पूछा ही नहीं जाता है, लेकिन अगर पूछ लिया जाएगा तो केवल थोड़ा सा 3-4 लाइनें लिख देनी है। एनीथिंग विच इज नॉट क्लियर अगर बताइए तो, क्योंकि फिर मेरा आज एक और क्लास है, इस समय तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं दोबारा क्लास ले लूंगा आप लोगों के बताने पर। आई कैन टेक अनदर क्लास। अभी तो मैं सिर्फ सैटरडे का क्लास। हाँ विद्या रानी पहले बोलो, कौन बोल रहा है नाम बताओ। ये तो चतुर्भुज सिंह बोल रहे हैं, बोलिए। सर मोनोपोली वाला टैक्स कंफर्म नहीं हो रहा है। कंफर्म नहीं हो रहा है तो अच्छा, अभी सैटरडे को यहीं से फिर शुरू कर दे, दोबारा पढ़ा दे। सैटरडे को पढ़ा दीजिए। आप रहेंगे ना, आप क्लास में तो रहेंगे आप लोग, कि फिर मैं पता चला मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी लोगों को समझ में आ गया, आप क्लास में है ही नहीं। नहीं सर, रहेंगे हम लोग क्लास में। क्लास में अगर आप रहेंगे, हाँ पेपर का पैटर्न क्या, हम पेपर ही बता देंगे, पैटर्न की क्या बात, क्वेश्चन ही बता देंगे जो आ रहा है। क्या बात है बच्चे बहुत सिंपल है। देखो बेटा, 3 पेज में एक क्वेश्चन लिखना है, इसलिए बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने जब कहा नहीं, शॉर्ट नोट्स नहीं आ रहे, शॉर्ट नोट्स नहीं आ रहे, शॉर्ट नोट्स नहीं आ रहे, फुल क्वेश्चन 4 आ रहे हैं। 2 मनी के 4 क्वेश्चंस, 2 पब्लिक फाइनेंस के फिर 4 क्वेश्चन। जैसे मनी में हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, याद रखिए। एक तो पढ़ते हैं हम लोग क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, फिशर और कैम्ब्रिज, और एक हम लोग उसमें क्या पढ़ते हैं, उसके बाद के चैप्टर में हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के बाद में इनकम इन्वेस्टमेंट डेपोजिट या ब्याज दर का सिद्धांत, केन्स का। तो इतना हिस्सा तो वहां से आ सकता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, वो पूरा पूरा बैंकिंग पर होगा। बैंकिंग माने कमर्शियल बैंक आ सकता है या रिजर्व बैंक आ सकता है, क्रेडिट कंट्रोल आ सकता है या क्रेडिट क्रिएशन आ सकता है, और या होगा तो इन्फ्लेशन आ सकता है। तो
मिलाकर क्वेश्चन ही नहीं है। जो तुमको पढ़ना हमको बता दो, हम दोबारा पढ़ा देंगे। अब आ जाइए पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में क्लस्टर में से कुछ नहीं आता। एक सवाल दो आते हैं पब्लिक रेवेन्यू में से, दो सवाल आते हैं पब्लिक रेवेन्यू में से। एक आता है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू में, इसमें लीस्ट एग्रीगेट सेक्रीफाइस वगैरह जो हमने पढ़ाया। एक आता है शिफ्टिंग में से, ये पूरा किसमें से आ जाता है? शिफ्टिंग में से। फिर दूसरा सवाल किससे आता है? पब्लिक एक्सपेंडिचर और डेफिसिट फाइनेंसिंग में से आ जाता है। तो अभी पब्लिक एक्सपेंडिचर तो अभी हमने पढ़ाया नहीं है, तो बड़ा क्लियरली पब्लिक एक्सपेंडिचर जब पढ़ाएंगे तो उसमें से आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बताइए क्या प्रॉब्लम आई? सर मनी बैंक सर आपने जब क्लास स्टार्ट की तो आपने कोई नोटिस के बारे में बोला था बताने के लिए। डॉक्टर साहब जी कल क्लास नहीं लेंगे। अच्छा नहीं सर, आपने कहा था जब सारे बच्चे आ जाएंगे तो आपको कोई नोटिस। मैं यही सोच रहा था कि शनिवार को लूं कि न लूं, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि फिर पता चला शनिवार को बच्चे ही नहीं मिले मुझे, तो क्या मैं किसको पढ़ाऊंगा? तो मैं शनिवार हाँ ले तो लेंगे, ले लेंगे भाई, 10 से 11 ले लेंगे, लेकिन एक और आदमी है जो हमको लिंक भेजता है, जब वो लिंक भेजेगा तभी कर पाएंगे। नोटिस कर देंगे। मैक्सिमम सोशल एडवांटेज आ सकता है, पब्लिक गुड्स का सवाल आ सकता है, लेकिन पब्लिक गुड्स का सवाल पब्लिक एक्सपेंडिचर के संग आएगा। पब्लिक रेवेन्यू में से एक सवाल, पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक गुड्स में से दूसरा सवाल। अब मैक्सिमम सोशल एडवांटेज वगैरह नहीं आते बेटा, ये बड़े पुराने क्वेश्चंस हो गए। बोलो बोलो। हाँ, निशु मौर्य बोलिए। सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी तो नहीं आएगा ना? ना ना कोई मल्टीपल चॉइस नहीं, कोई कुछ नहीं। तीन पेज में एक एक सवाल, 4 क्वेश्चंस का आंसर। ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा भाई, मल्टीपल चॉइस वो पूछ रही है, वही आप पूछ रहे हैं निशु मौर्य, और आप तो एक ही सवाल पूछ रहे हैं। एमसीक्यू माने ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, जो छोटा लिखने वाला होता है वो भी नहीं है। सिर्फ 4 क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी और उधर के हिस्से से, एक बैंकिंग के हिस्से से, माने दो क्वेश्चंस, 2 थ्योरी के हिस्से से, 2 बैंकिंग के हिस्से से। इसमें 2 पब्लिक रेवेन्यू के हिस्से से और 2 पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक क्या कहते हैं आपके गुड्स वगैरह के हिस्से से। टोटल कितने सवाल हुए? 8। 8 में से कितने करने हैं? 4। हर एक सवाल में 2 में से एक करना होगा। मान लीजिए क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पर एक सवाल आया और उसके बाद वाले हिस्से पर एक आया। मान लीजिए बैंकिंग में 2 सवाल आए, एक आया सेंट्रल बैंकिंग और क्रेडिट कंट्रोल, दूसरा आया मान लीजिए कॉमर्शियल बैंकिंग और क्रेडिट क्रिएशन। तो 2 में से एक ही तो करना होगा भाई। सर बैंकिंग अरे तो पहले पब्लिक फाइनेंस खत्म होगा तब बैंकिंग पढ़ाएंगे, कि पब्लिक फाइनेंस ही खत्म करे कर दे, और तो पब्लिक फाइनेंस छोड़ दे, बैंकिंग के लिए पढ़ा दे। सर मनी बैंकिंग अभी नहीं पढ़ा। नहीं मैं मनी पढ़ा चुका हूँ पूरी, मैंने फिशर पढ़ाया, मार्शल पढ़ाया, पीवू पढ़ाया और केन्स का ब्याज दर का सिद्धांत पढ़ाया। ये कोई नहीं कह सकता कि नहीं पढ़ाया, मैंने पूरा पढ़ाया है। प्लीज एक बार करना चाहूँ तो मैं रिवीजन शॉर्ट में करा दूंगा, लेकिन मैंने पढ़ाया था भाई। सर पढ़ाया है, एक बार रिवीजन करा दीजिएगा। बहुत लोग नहीं पढ़ पाए थे सर जी। अरे तो रिवीजन तो, अरे सुन तो लो यार, रिवीजन तो तब होगा जब हम पहले कोर्सवा तो खत्म कर ले, कि कोर्स ही नहीं खत्म करने दो। यस सर। फिर कहोगे सर ने पूरा पढ़ाया नहीं। पहले हमको पढ़ाने दो ये हिस्सा, फिर पढ़ाने दो बैंकिंग का हिस्सा, फिर पढ़ा देंगे 2 दिन में वो वाला हिस्सा दिखा देंगे। उसमें जिसको अटेंड करना होगा अटेंड करेगा, ठीक है? करा लेंगे, ध्यान ले लीजिएगा। ओके सर। अरे बेटा अच्छा आप जाने तो हमको दूसरा क्लास लेना है तुम लोग तो। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हेलो सर। बोलो सर। कहाँ हो विशाल जी? बढ़िया है, कहाँ पे हो?